मेरा नाम अशोक शर्मा है। जाति से मैं सुथार हूँ। मेरे पिताजी का नाम नंदलाल जी शर्मा, जो अभी इस वक्त नहीं है, स्वर्गीय है। और मेरी माता का नाम बसंती बाई। और मेरे 4 ब्रदर हैं। अनिल जी शर्मा जो मेरे से बड़े हैं, आर्टिस्ट हैं। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मेरे फादर भी आर्टिस्ट है। और हमारे परिवार में लगभग सभी आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिनमें मूर्तिकार हैं, कांच का काम करने वाले हैं, मिस्त्री हुए हैं, और भी जो आर्ट संबंधित जितने भी वर्क है, सुथारी काम में जैसे लकड़ी के वर्क, जो अच्छे वर्क होते थे वो करते थे। इस ढंग से मेरा पूरा परिवार एक पारंपरिक रूप से चित्रकला और मूर्तिकला और आर्ट से संबंधित है। तो हमारे ब्रदर भी यही वर्क करते हैं। और मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, जो सारा घर का काम देखती है। मेरे एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का भी नोएडा में जॉब करता है, आईटी कंपनी में है वो भी, और वो भी मास्टर डिजाइनर है। तो और बेटी है, बीकॉम कर रही है, अभी फाइनल ईयर है उसका। उसका भी आर्ट में अच्छा रुचि है। बेटे की भी रुचि है, वो भी करता है। इस ढंग से व्यवसाय के तौर पे अभी मैं और मेरे ब्रदर इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिसमें पेंटिंग है और मिनिएचर पेंटिंग करते हैं हम। मैं कंटेम्प्रेरी भी करता हूँ, क्योंकि मेरा ड्राइंग में एमए तक की मैंने एजुकेशन की है, जिसमें मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था सुखाड़ा यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा बचपन से हमारे फादर का एक रुझान म्यूजिक की तरफ था, तो उन्होंने हमको म्यूजिक क्षेत्र में भी डाला, जिसमें मैंने तबला विषय में एमए तक की परीक्षाएं की है। और मैं इस व्यवसाय से भी काफ़ी समय तक जुड़ा रहा। जॉब भी करी मैंने, फर्स्ट सेकंड ग्रेड तक मेरा जॉब था। तबला टीचर रहा मैं, ड्राइंग टीचर रहा। उसके बाद 2000 के बाद मैं कंटेम्प्रेरी आर्ट में जुड़ा, और मिनिएचर आर्ट से रेगुलर जो अभी तक मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, तो चित्रकला में ही मेरा रुझान है। और संगीत क्षेत्र में मैं तबला सिखाता हूँ, बच्चे आते हैं, ट्यूशन लेता हूँ मैं। तो ये है अभी तक का। और जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है, तो कभी ऐसी तकलीफ महसूस हुई नहीं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और वो पूरी नहीं हो रही है। इस ख्याल से हमारे परिवार से काफ़ी सपोर्ट रहा, भाई साहब का रहा, पिताजी का रहा, मदर का रहा। और जहाँ पढ़ाई के समय भी हम रेगुलर म्यूज़िक और ड्राइंग में टच में रहे। तो ये चलता रहा बचपन से, यानी कि फादर ने हमको, जब हम 3 साल के थे, लगभग 3 साल में बच्चे को एजुकेशन शुरू हो जाती, तभी से हमारे फादर ने हमको हमारी आर्ट क्लास लेना शुरू किया था। उन्होंने घर पे ही हमको सिखाते थे वो। तो वहाँ से हमारी आर्ट की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसके बाद हमको उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग के लिए हमारे नादारा से जो गुरु जी थे हमारे, जिनका नाम तुलसीराम जी शर्मा था, जो नादारा के थे और बेसिक नादारा के थे, और उदयपुर जगदीश चौक में उनका शॉप था। तब मिनिएचर आर्ट बहुत कम लोग जानते थे, वे पिछवे आर्ट के नाम से मशहूर थे। तो हम 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के जब तक हुए, तब तक हमारी ये ट्रेनिंग रेगुलर चलती रही। और कमर्शियल आर्ट भी मैंने सीखा, फादर से सीखा, क्योंकि वो बड़े बड़े बैनर बनाते थे, होर्डिंग्स बनाते थे, पिक्चर टॉकीज के पोस्टर वगैरह बनाते थे। क्योंकि उदयपुर में उस वक्त, उस ज़माने में, ये बात 64, 65 और 70 के आसपास की है, तब हमारे फादर बड़े नामचीन थे इस फील्ड में, कमर्शियल फील्ड में। उनके अलावा कोई बैकग्राउंड में था नहीं। उसके बाद 1-2 और आर्टिस्ट बने, हमारी दुकान से निकले काफ़ी। फिर 1-2 दुकानें और इस संबंध में खुली थी। तो हमेशा चित्रकला का जो साया था वो हमारे ऊपर रहा। तो अभी तक फादर थे, तब उसके बाद मेरे ब्रदर ने मुझे मिनिएचर आर्ट के बारे में जो बारीक बातें होती है
जो सीखने की होती है और जो गुरु ही सिखा सकता है, वो बिना सिखाए नहीं आता। तो वो उनकी शरण में भी हमने काफ़ी सीखा मैंने। रियलिस्टिक तो मैं करता था, लेकिन मिनिएचर का मुझे इतना ज्ञान नहीं था। अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन वो परफेक्शनेस नहीं कर पाया है जो मेरे ब्रदर करते हैं। और बाकी मेरा काफ़ी समय म्यूज़िक में रहता है, तबला बजाता हूँ, स्टूडेंट आते हैं। ये मेरा रुचि है, ये मेरी, जो पहले कभी कमर्शियल भी रही, लेकिन मैं उसमें आगे नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से। बचपन तो हमारा शुरू से ही एक नियमित रूप से रहा। यानी कि फादर का जो डिसिप्लिन था वो हमारे अभी भी काम आता है, पहले भी काम आया। उनका ये रहता था कि उस ज़माने में क्या एक ऐसा कोई मनोरंजन के ऐसे कोई साधन थे नहीं। और हम हमारा ये फिक्स टाइम था, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठना, मतलब उठना था। तो हमारी दिनचर्या सुबह 5 बजे से शुरुआत होती। तब हम फादर के नियम के हिसाब से, प्रेशर के हिसाब से समझ लें, या उनका जो सीखने की, उनकी जो सिखाने की जो आदत थी, उसके पैरेलल ले लें, तो हम सुबह 5 बजे उठते थे। 5 बजे उठने के बाद हम अखाड़ा करते थे, यानी कि एक्सरसाइज करने जाते थे। तो हेमराज जी राष्ट्रीय व्यायामशाला रावजी के आटे में हमारा अखाड़ा हुआ करता था, अभी भी है वो। तब हम छोटे थे तो हम कुश्ती लड़ते थे। उसी दरमियान जब थोड़े बड़े हुए, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक आया, तब मैंने तैरना सीखा। तैरने में भी ये रहता था, वही टाइमिंग वही रहता था, 5 बजे अखाड़ा जाना, फिर वहीं से दूध तले अपना पास में ही है तो वहाँ जाना, फिर वहाँ तैरना सीखा। सीखने के बाद नियमित रूप से मैं इस छोर से उस छोर 2 राउंड या 3 राउंड में लगाता था। और फिर लगभग 6 या 7 बजे तक हम घर आ जाते थे, 6:30 बजे तक। तब मदर हमारा वही लंच वगैरह खाना, स्कूल के लिए तैयारी चलती थी। अच्छी ड्रेसअप करके स्कूल जाते थे। फिर वहाँ से स्कूल होने के बाद 12 बजे हमारा ये नियम था, हमारी शॉप थी बापू बाज़ार में फादर की, वहाँ हम नियमित रूप से मैं जाता था। वहाँ जाने के बाद फादर हमको वही कमर्शियल आर्ट में, जिसमें लेटर राइटिंग हो गई या कुछ कलर से पेंटिंग बनाना सिखाते थे। तो वो दौर चलता था, तो वो तब तक 4 बज जाती थी। 4 बजे के बाद हमारा म्यूजिक स्कूल होता था। तब मैं 6 स्टैंडर्ड का ही था मैं तब वहाँ से, और उस वक्त कोई व्हीकल नहीं था, हम पैदल जाते थे। यानी कि घर से बापू बाज़ार पैदल जाने 1 घंटे का वो समय लगता था पैदल जाने का। फिर वहीं हमारा स्कूल था, म्यूजिक स्कूल था, महाराणा कुंभा कला केंद्र नाम से, जिसमें मैंने बाद में जॉब भी की थी मैंने। तो वहाँ हम तबला सीखते थे, मैं जाता था, ब्रदर भी आते थे, वो म्यूजिक वोकल सीखते थे और मैं तबला सीखता था। तो वहाँ ये ट्रेनिंग होती थी, तो हम घर आते, तो वहाँ 1 या 2 घंटा, ऐसा कोई पाबंदी नहीं थी, वहाँ 2 घंटे भी हम रियाज करते तो हमारी छूट थी ऐसा। तो 8, साढ़े 7, 8 बजे हम नियमित फिर घर आना, पैदल वहीं से फिर खाना वाना खाना। अगर स्कूल का वर्क उस वक्त इतना लोड होता नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ, जहाँ तक ख्याल है कि कुछ होमवर्क होता था तो हम करते थे। इस ढंग से 8th 9th तक हमारा ये रूटीन चलता था। 9th में आने के बाद थोड़ा सा मेरा फोकस पढ़ाई की ओर गया। थोड़ा सा जैसे होता ना कि पढ़ाई, कुछ समझने वाली जब कोई चीज़ आती है, तब मुझे लगा पढ़ाई है। यानी 8 तक तो ऐसा नहीं लगता था पढ़ाई में कुछ करना है। तब मुझे मेरे सब्जेक्ट के हिसाब से साइंस, मैथ्स लिया था। तब उस वक्त साइंस पढ़ना मतलब एक बहुत आज की IT कंपनी में जैसे कोई लेवल का स्ट्रगल कर रहा है, इस टाइप की पढ़ाई होती थी उस वक्त। तो साइंस पढ़ा, 10th तक मैंने साइंस लिया। फिर वापस साइंस का ज़्यादा इतनी समझ कम थी, तो मैंने 11th में वापस सब्जेक्ट चेंज किया, क्योंकि मुझे फिर ड्राइंग मेरा सब्जेक्ट था। तो फिर फादर और ये चाहते थे अगर मैं ड्राइंग में अगर कुछ करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा सुविधा रहेगा। तो मैंने फिर 11th में ड्राइंग सब्जेक्ट ले लिया, यानी आर्ट्स ले ली थी। 11th से मैंने आर्ट्स, फिर इसी आर्ट्स में मैंने कॉलेज किया। कॉलेज में MA तक मैंने डिग्री की। MA डिवीज़न से पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ। इसमें खट्टी मीठी यादों का तो ऐसा है कि जैसे हम 6, 7th में जब पढ़ते थे, या 8 तक आए या 9 तक आए, तब
जब पैसे का भी एक रहता था कि पैसा चाहिए या कुछ खरीदना है या कुछ लाना है। उस वक्त क्या होता था कि जब हम बापू बाजार में जब दुकान पे जाते तो उस वक्त अ, एक राजनीतिक कारणों से सारे दुकानदारों को ये अनाउंस हुआ था कि रेड एंड वाइट और ब्लैक, रेड एंड वाइट बोर्ड होगा और शटर वाइट होगा। उस दरमियान क्या करते थे हम शाम को, भाई साहब में और भी जो लोग हम वहाँ छोटे थे तब, हम शाम को दुकान से निकलते तब लगभग सारे शटर बंद हो चुके होते। तब मैं मार्क करते थे कि यहाँ सुबह आके इनको पूछना है कि भाई आपको शटर कलर करना है क्या। तो फिर वो बोलता था हाँ भाई हमको कलर करना था। हम उनसे बोलते थे भाई आप एक काम करो, हम आपके कलर कर देंगे और कलर आप दिला दो, ब्रश हमारे पास है, या ब्रश आप दिला दो। उस वक्त 20 रुपये हमको एक शटर का मिलता था। इस ढंग से वो हमारे एक लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें पैसों का एंजॉय करते थे हम। फिर उसे हम फिल्म देखने जाते थे और कुछ खरीदना होता था। ये हमारा थोड़ा सा, इसको बोलते हैं चार्म होना पैसों का, तब बड़ा था। तो इस ढंग से हम पैसे भी कमाते थे। तो पैसा तो हम लगभग आर्ट से हमको मिलता रहता था, थोड़ा बहुत कहीं से, थोड़ा बहुत कहीं से, थोड़ा बहुत लिखाई से हो जाता, थोड़ा बहुत ये मोटरसाइकिल वगैरह उस वक्त आ गई थी लोगों के पास, तो उनकी नेम प्लेट्स वगैरह बनाना, बोर्ड होर्डिंग बनाना, बोर्ड बनाना, ये वर्क हम करते तो उससे हमारे क्या आमदनी भी होती रहती थी। इतना अप्रोक्स फिक्स तो नहीं था, लेकिन हाँ, पर कभी कमी महसूस नहीं हुई। तो यही चल के हमने उसी पैसों से खरीदारी भी करते थे। एजुकेशन में भी हमारा ये पैसों का बड़ा सपोर्ट रहा। बार बार फादर से नहीं लेना पड़ता था, हम अपने बेस पे कर लेते थे। तो ये है खट्टी मीठी याद, तो यही है। वो फादर का अच्छा रिस्पॉन्स हमारे साथ रहा। जब छोटे थे तब तबला रेगुलर सीखते थे, तो उसमें भी रुझान बढ़ता गया, धीरे 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 उसकी तरफ रुझान बढ़ता गया मेरा। तो हमारे गुरुजी बनारस से थे और वो हमको टीचिंग करते थे। तो उस वक्त गुरु शिष्य परंपरा होती थी। तो गुरु शिष्य परंपरा में ये होता था कि गुरु पूर्णिमा के दिन वो हमको आशीर्वाद स्वरूप कुछ देते थे, सबक भी देते थे, उनका आशीर्वाद मिलता। और उसमें ये परंपरा ये थी कि गुरु को जब हम लच्छा बांधते हैं, जिसको घंटा बोलते हैं, वो बांधने के बाद गुरु की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि ये स्टूडेंट मेरा है और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। इस सब्जेक्ट में इसको आगे से आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी गुरु की होती थी। उसमें ये पाबंदी नहीं रहती थी कि भाई आपको 1 घंटा आना है या 2 घंटा आना है, या आप अगर गुरु के वहाँ रहते हैं तो भी गुरु की जिम्मेदारी है कि वो गुरु रखे, उनके घर रखे, उनकी सेवा जो हम स्टूडेंट कर सके, स्टूडेंट उनकी सेवा करता था। तो इस परंपरा से हमने म्यूज़िक सीखा। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम गुरु शिष्य परंपरा को समझ पाए और उसके अनुरूप जो मैं आज भी तबला बजाता हूँ, तो वो घरानेदार जो तबला है वो मैं बनारस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और उसी परंपरा से मैं तबला आज भी बजाता हूँ। और उनके आशीर्वाद से मेरे उदयपुर में लगभग जो भी तबला बजाते हैं तो लगभग थोड़ा थोड़ा सभी स्टूडेंट आए हैं या मेरे से सीखे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, तो आज भी अपना तबला बजा रहे हैं। उस दरमियान क्या हुआ कि जब गुरुजी का ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से उदयपुर छोड़ के चले गए, तो उन्होंने 1 साल उन्होंने सिखाया। फिर उन्होंने ही यहाँ हमारे लालगढ़ पे जो तबला मास्टर हैं, जिनके गुरुजी चतुरलाल जी पंडित, जो दिल्ली के महान तबला, वो भी उदयपुर के ही थे, उदयपुर छोड़ के आकाशवाणी चले गए। उनके शिष्य थे योगेश्वर जी दाते, जो लालगढ़ पे रहते, अभी भी हैं वो। फिर हमारे गुरुजी उनको सुपुर्द करके गए कि ये मैं आपको स्टूडेंट दे रहा हूँ और ये अब आपकी जिम्मेदारी, आप इनको सिखाएंगे। तो उन गुरुजी ने फिर मुझे यहाँ दिया, तो उनके साथ मैं 5 साल तक सीखा तबला। उसमें मैंने हमारे लखनऊ से एग्ज़ाम होता है, बीए तक की पढ़ाई होती है, जिसमें एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है। वो बीए तक मैंने वहाँ से प्रैक्टिकल करा और थ्योरी करी, उसमें डिवीज़न से पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न। फिर गंधर्व महाविद्यालय जो एमए तक की डिग्री देता है, उसका भी गुरुजी यहाँ के जो मेरे योगेश्वर जी दांतिया हैं, उन्होंने मेरे को सारा सबक दिया, उसके बारे में सारी जानकारी। वहाँ भी मैं फर्स्ट लेवल पे पास हुआ। उसके बाद मेरी जॉब लगी।
तो जॉब लगी तो म्यूज़िक के लिए ही जॉब लगी और मैं उसी जगह जॉब में लगा जहाँ मैं स्टूडेंट हुआ करता था। तो वहाँ तबला मैंने फिर सिखाना शुरू किया। तो प्रोबेशन पीरियड में मैं वहाँ 1 साल रहा, लेकिन मेरे को जब वहाँ गया तो मुझे लगा नहीं, अभी हम स्टूडेंट तैयार करने के लिए उस लेवल पे नहीं आए जो हमारे गुरुजी है। तब मैंने वापस यहाँ से संघर्ष करते हुए यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद मैं गुरुजी के पास गया जो भोपाल में थे, उज्जैन के पास, भोपाल जो इंदौर से आगे है। तो मैं वहाँ गया, फिर उनके शरण में रहा कुछ समय, 6 साल महीने वहाँ और रहा। फिर मेरे एग्ज़ाम यहाँ बीए कर रहा था तो मुझे एग्ज़ाम के लिए यहाँ आना पड़ा। तो कुछ इस तरह से आने जाने में थोड़ा क्या है कि कन्फ्यूजन भी रहा, थोड़ा फाइनेंशियल भी उस वक्त थोड़ा ये हो गया था कि आखिर मेंटेन करना पड़ता है। तो फिर मैं ड्राइंग में ज़्यादा, फिर एमए इधर एमए में आ गया। म्यूज़िक तो कर ही रहा था मैंने नेशनल इंटरनेशनल मतलब नेशनल तक मैंने म्यूज़िक में अवार्ड्स लिए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं जोधपुर से। बाकी छोटे मोटे इनाम तो मैं हर वर्ष लेता था कॉलेज से। कोई भी ऐसा फेस्टिवल नहीं होता जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे अवार्ड या विनिंग में घोषित नहीं हो। तो ये गुरु का आशीर्वाद रहा हमेशा से, तो अच्छा रहा। मैं तो अभी भी उसी रूट पे चलता हूँ, मैं उसी से एंजॉय करता हूँ। ये मेरे लाइफ का एक प्लस पॉइंट है जो अभी तक एंजॉय करता हूँ। कुल मिला के दोनों फील्ड में मुझे अच्छा लगता है। एक तरफ व्यवसाय हो गया, एक तरफ अध्यात्म हो गया, जो गुरु की कृपा है। ये म्यूज़िक का मेरा रहा है। तो एमए फर्स्ट क्लास करने के बाद मेरी रुचि थी मैं पीएचडी करूं इस आर्ट फील्ड में किसी सब्जेक्ट को लेके। तो उस दरमियान ये था कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, शादी के लिए एंगेजमेंट हो गई थी। और फाइनल ईयर जब हुआ तो मेरी शादी भी हो गई थी। तो शादी होने के बाद थोड़ा परिवर्तन आया लाइफ में। एजुकेशन में जो एमए प्रीवियस जब था तब ईयर 91 था, तो 91 में भोपाल छोड़ के आया ही था उस वक्त। बीए होने के बाद भोपाल भी छोड़ दिया था मैंने। 91 में ड्राइंग में एडमिशन लेने के बाद प्रीवियस में मेरी एंगेजमेंट हो गई थी। तो फर्स्ट ईयर क्लियर होने के बाद सेकेंड ईयर में ड्राइंग फाइनल ईयर होने वाला था, तब मेरी शादी भी हो गई थी। तो जनवरी के आसपास 92 में मेरी शादी जनवरी में हो गई थी। उसके बाद ये कोर्स 92 में फाइनल ईयर चल रहा था, तो डिग्री मेरे हाथ में आ गई थी। 93 की आती है, तो 93 मेरा उसमें बैच है। 93 में होने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो उस वक्त मैंने बीएन गर्ल्स कॉलेज में 1 वर्ष के लिए मैं म्यूज़िक सिखाता था। 1 वर्ष मैंने प्रोफेशन लिया था। फिर वहाँ टाइमिंग मेरा सेट नहीं हुआ था। वहाँ टाइम सेट नहीं होने के कारण फिर वहाँ से मैंने एक बिनानी कंपनी है जो सिरोही रोड पे है, बिनानी सीमेंट करके, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अटैच का स्कूल था, बिनानी नाम से था वो, बिनानी स्कूल पीएनबी के नाम से था। वहाँ मैंने जॉब किया, तो वहाँ 2-3 साल वहाँ किया। फिर उसी दरमियान पेंटिंग का मेरा ये चलता रहा साथ साथ। तो वहाँ जॉब में क्या है कि बच्चों को पढ़ाना और फिर घर आके वापस पेंटिंग करना, ये रेशो था। तो मैं काफ़ी विचलित रहता था इससे, दोनों जगह मतलब टाइमिंग सेट नहीं होता था और सैलरी भी कम थी। फिर एक लड़का भी हो गया था मेरा, तो वो छोड़ने के बाद में फिर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो फिर मेरा रुझान पूरा इस पेंटिंग की तरफ मैंने फोकस किया। और फिर पेंटिंग में आज अभी तक जो भी साल निकले हैं, अभी 93 के बाद 2-4 नौकरी की, फिर 1-2 और बीच में कभी की थी मैंने जॉब, लेकिन वो एक सिर्फ किसी के कहने पे करी। लेकिन मेरा रुचि इधर पेंटिंग में था। फिर मिनीचर भी मेरा हाथ साफ होता गया और मैं काम करता। सब्जेक्ट आर्ट सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक तो आपका सबसे पहला पॉइंट तो समर्पण इसमें बहुत ज़रूरी है। पैशेंस चाहिए, इसमें लगन होनी चाहिए,
और काम सीखने का जुनून होना चाहिए। जब तक आप आर्ट फील्ड की बात करते हो, इसी तरह खेल का भी होता है, उसमें भी जुनून होता है। अगर आपको कुछ अलग सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से अगर कुछ अलग हटके कुछ करना है, उसके लिए आपको जुनून चाहिए। पेंटिंग सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें सीखना तो ठीक है, आप 2 साल में कुछ एक सब्जेक्ट बना लोगे या कुछ पेंटिंग कर लोगे या रंग भर लोगे, लेकिन परफेक्ट होने के लिए आपको बहुत रियाज चाहिए। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट को ये चाहिए कि पूरा भाव से वो काम सीखे, लगन से सीखे। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपका फोकस अगर पेंटिंग सीखने का, तो उसके लिए आपको अलग से 1 या 2 घंटा रियाज में लगाना चाहिए और आपको फोकस होना चाहिए, मुझे सीखना है। अच्छा गुरु का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के आर्ट किसी भी फील्ड में ले लो नहीं हो सकता। किताब से नहीं हो सकता है, किताब पढ़ने से नहीं हो सकता। आज थ्योरिकल आपको उसको समझने के लिए तब तक ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको लिए आपके लिए बहुत समझ चाहिए और लगन चाहिए, और सबसे बड़ा गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन लेके अगर मैं कहूँ कि कोई पेंटिंग सीखना चाहता है, उसका रुझान है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल से काफ़ी गैप आया है इसमें, आर्ट फील्ड में। इसका मूल कारण ये कि अपन व्यावसायिक तौर पे देखा जाए तो हमारा उदयपुर पर्यटक के आधार पे चलता है। पर्यटक के आने से ही रोशन है ये उदयपुर, अपन कह सकते हैं। तो पर्यटक जो हम जब वर्क करते थे पेंटिंग वर्क, तब काफ़ी लोग पेंटिंग को रुचि भी थी और उनका आर्थिक लाभ भी काफ़ी होता था। तो धीरे धीरे ये कम हो गया। पेंटिंग का जो मेन आर्टिस्ट है वो तो कर ही रहे अभी तक, लेकिन जैसे 100 में से 10 लोग आज काम करते हैं जो एक्चुअल पेंटिंग करते हैं और उनको पूरा ज्ञान है, जो हर सब्जेक्ट में माहिर है, या कोई भी जैसे आर्ट फील्ड में किसी की डिमांड है वो अगर पूरी करता है तो उसका आज गुजारा चलता है। अदरवाइज वो सारे लोग छट चुके हैं। यानी कि अगर रेशो निकाला जाए अभी 100 में जो 5% लोग वर्क कर रहे हैं, इसका कारण ये आर्थिक दृष्टि से पर्यटक बहुत कम हो गया है। और पेंटिंग विदेशों में ज़्यादा जाती है, अंग्रेज लोग उसको बड़े चाव से देखते हैं, खरीदते हैं, वो उसकी वैल्यू भी समझते हैं वो लोग। ये कम होने से क्या होगा, आर्टिस्ट भी कम हो गए, डिमांड कम हो गई। अच्छा, जिन लोगों के पास आया हूँ, जिन लोगों ने उस वक्त जो पेंटिंग्स खरीदी उनके पास कलेक्शन काफ़ी है, तो वो जब तक सेल नहीं होगा तब तक नए आर्टिस्ट वापस जनरेट नहीं होंगे। ये आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, और जो सीखना चाहते हैं उसको सिर्फ हॉबी के हिसाब से मैं एडवाइस दूंगा। अगर हॉबी है तो उसको सीखना चाहिए, लेकिन कला को व्यावसायिक रूप में लेना है तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर उसके पास समय है तो वो कर सकता है। पेंटिंग का आप रोल मॉडल के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत तो हमारे गुरु फादर ही रहे, जिन्होंने कमर्शियल भी सिखाया। म्यूज़िक की दृष्टि से भी उनका बड़ा योगदान रहा, उनकी समझ हमारे लिए बहुत योगदान साबित हुई। वो मेरे गुरु रहे। फिर उन्होंने जो नेक्स्ट जो मिनीचर आर्ट सीखने के लिए जो हमको तुलसीराम जी जो हमारे गुरु जी है, नाथद्वारा पिछड़े वर्ग जो करते थे, जो ट्रेडिशनल है आज भी लोग वही ट्रेडिशनल से काम करते थे, उनकी जो टेक्निक थी उनसे सीखा। फिर उसके बाद म्यूजिक का तो मेरे रोल मॉडल में मेरे गुरुजी हैं, दोनों गुरुजी हैं। एक तो बालकृष्ण डिमांड थे, जिन्होंने पंडित किशन महाराज जी जो घरानेदार हमारे बनारस घराने के हैं, उनसे उन्होंने सीखा, तो उनका सारा ज्ञान मुझे भी मिला। तो वो हुए, योगेश्वर जी हुए। और मिनीचर आर्ट में मेरे फादर, फिर मेरे ताऊ जी के लड़के थे, वो उनका भी कंटेम्प्रेरी और पोर्ट्रेट वगैरह का उनका जो कलर स्कीम का जो स्टाइल था, जो वर्क करते उनसे भी सीखा। और मिनीचर में तो मेरे गुरु फिर मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, तो वो हमारे मिनीचर के मेरे बेस्ट गुरु भी कह सकते हैं। उनके आशीर्वाद से अभी भी हम जो भी सीखते हैं या जो भी ज्ञान, अब आज भी कहीं अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो उनको पूछते तो एक रास्ता देते हैं, जिससे क्या वो चीज़ एकदम इजी हो जाती था। अनिल जी मेरे बड़े भाई साहब तो ही हैं, मेरे गुरु जी भी हैं,
रोल मॉडल ये है कि उनके जैसा हम भी बनाएं, या उनके जैसा नाम हो जीवन में, या लोग उनकी छाया में रहे। जो कि उनके भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, उदयपुर में भी हैं, बाहर भी हैं। तो ये एक उस उन्होंने एक ये है कि वो सरल है, और जितना गुरु को सरल होगा तो देने में भी बहुत सरलता आएगी। तो ये अच्छा, व्यस्तता के अलावा भी, जैसे काम के अलावा, जैसे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए कि समाज को हम क्या देते हैं, तो समाज हमारा आर्ट फील्ड है, तो हम अगर 2 स्टूडेंट भी अगर समाज को देते हैं तो वो भी प्रोग्रेस लेवल है, वो भी आगे से आगे देंगे, तो वो भी एक जनरेट है। इसी तरह म्यूजिक, तबला मैं बजाता हूँ तो वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, उनको भी जनरेट करते हैं, वो भी उनके 4 स्टूडेंट करेंगे। तो इस ढंग से ये जनरेट वाली चीज़ें हैं, तो ये मैं देता हूँ। उसके अलावा मेरे को साल में 1 या 2 बार घूमने का है। मैं कहीं भी घूमने की इच्छा रखता हूँ, तो मैं किसी भी बहाने, या चाहे दोस्तों के साथ जाता हूँ, या कोई दोस्त मुझे अप्रोच करता है अब हम वहाँ जाएंगे, तो मैं उसको कभी मना नहीं करता हूँ। मैं आगे बढ़ के, और मैं कहता हूँ रेडी हूँ, यानी कि अगर वो सुबह भी बोलेगा तो मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं बाउंडेड नहीं हूँ, मेरा जॉब नहीं है, बाउंडेड नहीं है, मैं चाहिए जब सफ़र कर सकता हूँ। एक मेरा ये खाना बनाने का शौक है। मैं कुछ यूनिक कोई मेरे को समझ में आता है, आजकल यूट्यूब वगैरह काफ़ी देखते हैं, तो उसमें स्वीट्स बनाना है, या जबकि मुझे डायबिटीज़ है लेकिन मैं बनाना है, लेकिन खाता भी हूँ मैं। तो ये बनाने का शौक है। और बच्चों के साथ बात करने का अच्छा रहता है, बच्चों के साथ घूमने का अच्छा लगता है मुझे, उनके साथ रहता हूँ, अच्छा लगता है। विषय तो यही है हम। तो ये सारा मेरा घूमने का रहता है हमेशा से ही। जैसे ही समय निकलता है मैं निकल जाता हूँ कहीं घूमने। पूरे सफ़र में, अभी तक के सफ़र में, आर्थिक रूप से ठीक है, मैं पेंटिंग करता हूँ, लेकिन मेरा फोकस हमेशा ही तबले की तरफ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी संघर्ष किया। आने वाले समय में अगर मुझे कोई पूछता है कि अगर आप 20 साल या 35 साल पहले जो वर्क करते थे उसमें और आज में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, या कोई चीज़ भूल, या कुछ आपके छूट गया उसको वापस लेना चाहते हो, उसके लिए मेरा एक ही पॉइंट है, या एक ही चीज़ जो हमेशा मेरे दिमाग में उठते बैठते रहती है, कि मैं एक अच्छा तबला वादक बनूं। और जितना मैंने मेहनत किया, जितना मैंने रियाज किया, आज भी रियाज करता हूँ, आज भी नियमित रूप से मैं 1 या 2 घंटा तबले को देता हूँ, जो मेरा धर्म भी है और मुझे ये करना भी है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर इसी फील्ड में जाना चाहूँगा, पेंटिंग को छोड़ के। और मैं चाहे इसमें अभी और 20 साल लग जाए तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये आर्ट सब्जेक्ट ही है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप 13 साल की एज में आपको लोग जाने, मुझे 50 साल या 100 साल के बाद भी जाने, तो मैं इस तबले में सफल होना चाहता हूँ, या लोग मुझे इसके बारे में सीखे, या मेरे बारे में जानना चाहे, या मेरा एक आइडियल कोई बने, जैसे मेरा गुरुजी बनने का। मेरे जो गुरुजी जिनको मैं आइडियल मानता हूँ, वो ही माने तो भी मैं तबले को ऊंचाइयाँ देना चाहता हूँ अगर मुझे वापस मौका मिला। और समाज में भी मैं म्यूज़िक को आगे लाना चाहता हूँ। इसके लिए समाज के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे सहपाठी भी हैं, बहुत जने जो चाहते हैं कि म्यूज़िक को भी आगे लाया जाए, तो मैं प्रयास करूँगा अगर मौका मिला तो। समाज को भी ये विद्या है, ये विद्या जितनी बांटे उतना बढ़ता है। म्यूज़िक में तो मेरी रुचि है, तो गाना भी मैं नेचुरल गाता ही हूँ, गज़ल भी गाता हूँ। एक 2 पंक्ति आ रही है जो जो सटीक भी होगी, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं या उनके लिए भी, कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का, आपने मुझे सुना। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना लाइफ स्टाइल शेयर करें, और आगे बढ़ने के लिए जो भी मेरे से बन पड़े, प्रेरणा है ये। हम अपने गुरुओं से प्रेरणा लेते हैं,
तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आगे से आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इनको जानें। आप भी अपनी तरफ से आपके एफर्ट्स हैं या आपको जो भी स्ट्रगल लाइफ में या जो हम समाज को दे पाएँ, ऐसा कोई जिज्ञासा हो तो आप शेयर करें और सर से बात करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।